6b, j इक्वल टू 3 है, देन एनर्जी 12b, व्हेन j इज इक्वल टू 4, एनर्जी इज योर 20b, राइट, यही पढ़ा था। सो अगर हम इन एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस देखें, अब सिलेक्शन रूल क्या कहता है, +-1 मींस हम सिर्फ एक ही स्टेप जो है वो चल सकते हैं, हम ज्यादा स्टेप नहीं चल सकते। हम वी कैन गो फ्रॉम j इक्वल्स टू 0 टू j इक्वल टू 1, वी कैन नॉट गो फ्रॉम j इक्वल टू 0 टू j इक्वल टू 2। ये हमने अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल पढ़ा था। अब हम इन कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस देखें तो J0 और J1 के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा, 2b। J1 और J2 के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा, 4b। अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, 7 मिनट्स हो गए हैं। विशाखा, ओके। देन J2 और J3 के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6b। और J3 और J4 के बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8b। ऐसे ही हम जो है वो आगे मूव कर सकते हैं। इसीलिए हम जब इसको हॉरिजेंटली अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे क्या है, 2b एनर्जी डिफरेंस, देन 4b एनर्जी डिफरेंस, देन 6b एनर्जी डिफरेंस, देन 8b एनर्जी डिफरेंस। तो हमें इसका क्या मतलब है, अगर एक रिजिड रोटर जो है, अगर वो किसी भी एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है, लेट जो अगर हम उनको 2b एनर्जी अगर प्रोवाइड कराते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो J इक्वल 0 एनर्जी लेवल से 1 एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, है ना। अगर हम उसको 2b एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तभी वो J इक्वल टू 0 टू J इक्वल टू 1 मूव करेगा, राइट। ठीक है, अगर हम 4b एनर्जी को फिर से प्रोवाइड कराएंगे तो वो क्या करेगा, J इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल से उठ के J इक्वल टू 2 एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। देन वी प्रोवाइड, मतलब हम उसको कितनी एनर्जी देनी है, उसको हमको 2b एनर्जी देनी है 0 टू 1 लेने के लिए। 4b एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो 1 से 2 चला जाएगा। 6b एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो 2 से 3 मूव करेगा। अगर हम उसको 8b एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो 3 से 4 जाएगा, एंड सो ऑन। तो देखो अब इसके बीच में क्या है, 2b, 4b, 6b, 8b। अब देखो ये जो हम कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, आप इससे क्या पता चल रहा है यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में। 2b के डिफरेंस से जो है वो आपकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। पहले आपकी ग्राउंड से फर्स्ट जाने के 2b थी, देन 1 से 2 जाने के लिए आपकी एनर्जी 4b है। तो आपकी एनर्जी में क्या हो रहा है, +2 से आपकी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, व्हेन, राइट। यस मैम। You getting my point? What I am मैम trying to say? रिपीट करना, मैम रिपीट मैम आपकी करना, आवाज नहीं दिया, मैम आवाज नहीं आई थी। ठीक है, अब आ रही है? यस नो मैम। मैम, अब आई। अब आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब देखो जैसे जैसे हम, मैंने क्या बोला कि अगर 0 लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे जाने के लिए एनर्जी कितनी है, 2b। देन नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जाने के लिए 4b, 6b। ये क्या है, कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस है। इसका क्या मतलब है, आपको अगर मॉलिक्यूल के 0 एनर्जी लेवल से 1 एनर्जी लेवल पे जाने के लिए 2b एनर्जी प्रोवाइड करानी है, 1 से 2 एनर्जी लेवल पे जाने के लिए 4b एनर्जी प्रोवाइड करानी है। तो इसी तरह से जब हम इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो उससे हमको क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव कर रहे हैं तो इनका डिफरेंस कितना बढ़ता जा रहा है, 2b हो रहा है ना। पहले 2b एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ रही है, देन 4b एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ रही है, देन 6b, देन 8b, देन 10b होगी। तो ये क्या है, जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपका 2b एनर्जी से आपके मतलब +2 से एनर्जी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, राइट। राइट, यस मैम। यस मैम। अब आ रही है ना मेरी आवाज? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि हमें जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी वो कहाँ कहाँ पे मिलेगी। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन हमको अगर 0 से वो 1 में जाएगा तो वो हमको स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ पे अपेयर होगी, 2b पे अपेयर होगी, फिर 4b पे अपेयर होगी, फिर वो 6b पे अपेयर होगी, फिर वो 8b पे अपेयर होगी, देन वो 10b पे अपेयर होगी, राइट। तो इसका मतलब क्या है, लाइट और लाइंस अपेयर इस तरह से अपेयर हो रही हैं, 2b पे, 4b पे, 6b पे, 8b पे और 10b पे। तो इसका मतलब क्या है, जो कंसेक्यूटिव लाइंस हमको स्पेक्ट्रम में मिलेंगी उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2b है ना, 2b आएगा फिर।
Yes, ma'am. देखो एनर्जी ऑफ लेवल्स इज डिफरेंट, वो है 0, 2B, 6B, 12B, 20B, इस तरह से है। अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव लाइंस जो आ रही हैं। अब देखो जो एनर्जी डिफरेंस है 2B है, 4B है, 6B है, 8B है, इसका मतलब 0 से 1 एनर्जी लेवल पे जाने के लिए आपको 2B एनर्जी चाहिए, 1 से 2 एनर्जी लेवल पे जाने के लिए आपको 4B एनर्जी लगेगी, 2 से 3 पे जाने के लिए 6B एनर्जी लगेगी। इसका मतलब हमको 2B एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो हमको स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, 4B एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हमको सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, 6B एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। अब देखो इन स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमको मिल रही हैं उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2B 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 2B। जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं 2B से एनर्जी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लाइंस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज 2B, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो ma'am. ठीक है, ओके। सो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज की हम बात करें, सो जो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस है देन डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू 2B के इक्वल होगा, राइट? ये क्या होगा, हमेशा आपको 2B के इक्वल होगा। जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल आएगा या कुछ भी आएगा, जब आपको पूछा जाएगा कि आपको सिर्फ दिया होगा कि द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लाइंस ऑफ एब्जॉर्प्शन इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज दिस एंड दिस वैल्यू, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कैलकुलेट रिड्यूस्ड मास, तो आपको क्या करना है, दैट इज डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू 2B एंड 2B इज इक्वल टू जो भी आपको वैल्यू दी है तो आप जो है इसको निकाल सकते हैं। अब हाउ बॉन्ड लेंथ कैन बी एस्टिमेटेड, अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है कि हाउ बॉन्ड लेंथ कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम रोटेशनल एनर्जी चेंजेस। ये जो है ये मैंने आपको वहां पे वीडियो शेयर किया था, ये उसमें दिया हुआ था और उसमें जो था वो फर्स्ट लाइन ही लिखता है डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू 2B। सो ये 2B जो है वो इस तरह से आएगा, फाइन। Yes, ma'am. उस वीडियो की पहली लाइन ही वो ये लिखता है, द फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव लाइंस इन द रोटेशनल स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू 2B। यही लिखा है ना उस वीडियो में, अगर सबने देखी होगी तो, Yes, ma'am. है ना? तो ये जो 2B है वो इस तरह से आएगा जैसे मैंने आपको समझाया। आप में से किसी ने भी मुझे नहीं पूछा मैं वो डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू 2B क्यों है। वीडियो देखी भी थी कि नहीं? मैम पूछना था एक्चुअली में, तो पता चल गया। आप पता चल गया ना, ठीक है। सो क्या हुआ? मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम लास्ट के लिए रखा था बचा के। बच्चा मैं ना पूरा नेटवर्क में हूँ, आवाज कटने का पता नहीं क्यों कट रही है, सबको कट रही है आवाज, सिर्फ आपको? नहीं मैम अभी तो क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से तो सो डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू 2B एंड B इज इक्वल टू h/8 पाई स्क्वायर IC। ये जो आई होप ये आपने देख लिया होगा, ये वीडियो में वही है इसमें लिखा हुआ। सो आर स्क्वायर जो है ये आपका सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ से आप देख सकते हैं। सो अगर आपको म्यू जो है रिड्यूस्ड मास अगर आपको पता है तो आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, आगे मूव करें। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स में हमको जनरली पूछा कुछ दिया होता है तो हमको बोला जाता है रिड्यूस्ड मास निकालना पड़ता है हमको। अब देखो रिड्यूस्ड मास निकालने के लिए कि जनरली जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव HBr, अगर हमको HBr दिया हुआ है तो हमको बोला जाता है कि रिड्यूस्ड मास निकालो। तो जनरली हमको पता है हाइड्रोजन को हम का जो मास है 1 होता है और Br का जो मास है वो 79.9 ग्राम होता है। अब जनरली इसके यूनिट्स कभी दिए होते हैं कभी नहीं दिए होते हैं, इसको जरा ध्यान से सुनना और अच्छे से समझने की कोशिश करना है, ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलेगा। आपको अगर IIT जैम देना चाहते हैं, अगर आप फिर से आप नेट देना चाहते हैं, आप सेट देना चाहते हैं, आप गेट का कोई भी पेपर देना चाहते हैं, उसमें इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं और उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको ये कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसको जरा ध्यान से देखना। अब देखो मोलर मास अगर हमको सिंपल लिखा है हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 AMU, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो और अगर हमको दिया हो हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम या फिर कभी कभी कोई भी यूनिट नहीं लिखी होती, जब अगर कभी भी कोई यूनिट नहीं लिखी हुई है दैट सिंपली मीन्स कि वो हमको मोलर मास दिया हुआ है और मोलर मास जो होता है वो हमेशा ग्राम्स में होता है। अगर एटॉमिक मास यूनिट दिया है तो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है कि वो एक एटम का हमको मास दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ,
ऐसे तो नहीं मैं सारा कुछ हिंदी में बोलती हूँ, आपको इंग्लिश में पढ़ाऊँ सारा? समझ आती। हुँ? मैम हिंदी में ही पढ़ाओ, ठीक है। मैम हिंदी ठीक है, हिंदी। ठीक है, देखो अगर हाइड्रोजन जो है, अगर हमको, इसको मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर हमको मास जो है वो सिंपल लिखा हुआ है हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, Br इज इक्वल टू 79.9, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमको मास जो है वो मोलर मास में ही दिया होता है, और मोलर मास आपको पता है वो हमेशा क्या होता है, ग्राम्स में होता है। अगर हमको मास जो है वो एटॉमिक अगर लिखा हो हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 AMU, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अगर मोलर मास दिया हुआ है इसका मतलब है कि वो ग्राम्स में है, अगर AMU लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है कि वो सिर्फ एक एटम का जो है वो मास है, और ग्राम्स आपको पता है अगर मोलर मास हमको दिया हुआ है। ये कौन ज्वाइन कर रहा है इतना लेट? अमितोज, ठीक है। उसके बाद जो है अगर जैसे मान लो हाइड्रोजन इक्वल टू 1 ग्राम है, ये आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, तो अगर 1 ग्राम है इसका मतलब वो उसमें कितने एटम्स है, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स और एटम्स की इक्वल होगा। अगर हमको मोलर मास दिया है या ग्राम्स में दिया हुआ है, तो अगर हमको एक एटम का मास जब उसमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 6.023 into 10⁻23, and your 6.023 into 10⁻23 is your Avogadro's number, so it will become equal to 1 gram divided by Avogadro number। ठीक है, तो अब हमको जब भी हमको reduced mass निकालना होता है तो उसमें जब हम reduced mass निकालते हैं वो हम क्या लेते हैं, m1 into m2 upon m1 plus m2, और यहाँ पे HBr की बात कर रहे हैं तो आ जाएगा एटॉमिक मास। तो ये जो मास हम यहाँ पे लेते हैं रिड्यूस्ड मास निकालने के लिए, वो हम सिर्फ एक एटम का लेते हैं, वो हम सभी मॉलिक्यूल्स का कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसमें इसीलिए अगर हमको ग्राम्स में दिया हुआ है तो इसको हमको क्या करना है, एक एटम का लेना है, तो उसको हम क्या करेंगे, Na से डिवाइड कर देंगे, तो ये एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हम किस तरह से लिखेंगे, रिड्यूस्ड मास को किस तरह से लिखेंगे, वन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को लिखेंगे हम 1 ग्राम डिवाइडेड बाय Na इनटू मास ऑफ ब्रोमीन क्या हो जाएगा, 79.9 ग्राम डिवाइडेड बाय Na डिवाइडेड बाय दिस वन एंड दिस वन। इसको हम सिंपल कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी है, दैट इज MH इंटू MBR डिवाइडेड बाय MH प्लस MBR होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 1 बाय Na। इसीलिए कभी भी आपको अगर मोलर जो भी आपको कोई न्यूमेरिकल आता है उसमें अगर आपको मास जो है वो ग्राम्स में दिया हुआ है, अगर ग्राम्स नहीं लिखा हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट भी नहीं लिखा है, तो आपने उसको मोलर मास ही कंसीडर करना है। तो आपको जो म्यू है वो उसको जब आप निकालोगे तो आप उसको 1 बाय Na से डिवाइड करोगे। ऑन द अदर हैंड अगर आपको एटॉमिक मास यूनिट में मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है मास ऑफ 1 एटम, तो 1 एटम, तो आपको पता है जो 1 AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg और 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ये आपने बड़े सारे न्यूमेरिकल्स में देखा होगा। उसने जो मैंने आपको वीडियो शेयर किया था उसने वहाँ पे ये टर्म शायद यूज की थी, एक न्यूमेरिकल भी दिया था उसमें, उसी वीडियो में आई थिंक, है ना, दिया था ना, यस मैम। है ना। तो उसमें वो 1.66 से जो है वो मल्टीप्लाई करता है, तो वो इसीलिए करता है क्योंकि अगर एटॉमिक मास यूनिट दिया होगा तो उसको हम करेंगे। तो अगर एटॉमिक मास यूनिट दिया है उसको अगर हम सॉल्व करें, देखो अगर एच बी आ रहा है तो 1 AMU इंटू 79.9 AMU डिवाइडेड बाय 1 AMU प्लस 79.9 AMU, तो ऊपर क्या हो जाएगा, AMU स्क्वायर हो जाएगा, तो अगर नीचे प्लस है वहां से वो कॉमन आ जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जब भी AMU में दिया है म्यू जो रिड्यूस्ड मास है हम उसको, ये जो मैंने बॉक्स में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उस फॉर्मूले से हम जो निकालेंगे उसमें क्या करेंगे, हम उसको 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम से क्या कर देंगे, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके फाइन, यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस ठीक मैम। है। उसके बाद आ जाता है इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एनर्जी लेवल्स। अब देखो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम करें, लेट वी हैव, किसको कुछ पूछना है, कुछ बोल रहे थे, नो मैम। ठीक है। अब परमवीर आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए, मनीषा अपना माइक ऑफ कीजिए, समीक्षा माइक ऑफ कीजिए।
ठीक है। अब देखो उससे क्या, अब हम देखते हैं कि अगर जैसे हमारे पास कोई भी एक सैंपल होता है, अब हमको क्या पता उस पूरे सैंपल में जो है सारे के सारे एटम्स जो हैं वो सेम है। कभी-कभी कुछ एटम्स के जो होते हैं वो आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करती हैं, तो हो सकता है उस सैंपल में अगर वो एटम्स हैं तो उसके आइसोटोप्स भी जो होंगी वो प्रेजेंट होगी। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमको ये बहुत ईजिली पता चल सकता है क्या उसमें आइसोटोप्स है प्रेजेंट है कि नहीं है। अब देखो वो हमको कैसे पता चलेगा, लेट वी हैव द कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 16 जो हम जर्नली पढ़ते हैं। सिंपल जो कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 है, तो मान लो उसकी जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू h/8 IC J × J+1। तो यहाँ पे ये जो h/8 IC है वो किसके इक्वल है, B के इक्वल है, BJ J+1। एंड यू नो योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू μr², और जो म्यू है दैट इज इक्वल टू m1 × m2/m1 + m2 के इक्वल है। तो यहाँ पे जो m1 है दैट इज योर इक्वल टू 12, दैट इज द मास ऑफ योर कार्बन, एंड m2 is your 16 which is your mass of your oxygen। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 12 × 16 divided by 12 + 16। If this carbon has been replaced by its isotope carbon 13, अगर वो कार्बन 13 से रिप्लेस हो जाएगा तो उसका जो रिड्यूस्ड मास होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसका रिड्यूस्ड मास अगर डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे m1 जो पहले 12 था वहाँ पे m1 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसका जब मासेस अलग हैं, आपका रिड्यूस्ड मास डिफरेंट होगा, आपका रिड्यूस्ड मास जब डिफरेंट होगा तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा तो आपका जो B है वो भी क्या हो जाएगा, उसकी डिफरेंट वैल्यू आएगी, डिफरेंट वैल्यू आएगी। सो हम सपोज कर लेते हैं जो आइसोटोप से जो भी हमने रिप्लेस किया है कार्बन 12 को कार्बन 30 से, उस केस में जो B की वैल्यू है वो क्या है आपकी B', राइट। सो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो उसका सिर्फ मास चेंज हुआ है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज नहीं हुई है। तो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से जो है आपके इंटर एटॉमिक बॉन्ड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए आपका R जो रहता है वो सेम रहता है, आपका सिर्फ रिड्यूस्ड मास ही चेंज होता है। सो अगर रिड्यूस्ड मास, अब जो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन में हम देखें तो रिड्यूस्ड मास में क्या कैसे कैलकुलेट होगा, 13 × 16। अब आपके जो न्यूमिनेटर में आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब आपका जो म्यू है, जो आपका रिड्यूस्ड मास है वो भी क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। अगर आपका रिड्यूस्ड मास इंक्रीज करेगा तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट। आपका R जो है वो कांस्टेंट है आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से, जिसका मास जो है वो बढ़ गया है, जिसका एटॉमिक मास बढ़ जाएगा, आपका रिड्यूस्ड मास जो है वो बढ़ जाएगा। अगर आपका रिड्यूस्ड मास इंक्रीज करेगा तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I, that will also increase, right। एंड यू नो, ठीक है, एंड यू नो B जो है इज इक्वल टू h/8 IC। इसका मतलब जो B है दैट इज योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अगर I इंक्रीज करेगा तो B क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। B आपका डिक्रीज करेगा, इसका मतलब जो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से हमको B की वैल्यू मिलेगी वो B की वैल्यू से कम होगी, दैट इज योर B इज ग्रेटर देन योर B', राइट। यस मैम। ठीक है, तो आपकी जो B' की वैल्यू होगी वो कम होगी। सो अगर हमको कभी कभी रिलेटिव जो रेशो आती है निकालने के लिए, तो अगर हम देखें B/B' इज इक्वल टू I'/I, बिकॉज योर B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, सो B/B' becomes equals to I'/I। तो B/B' कैन बी इक्वल्स टू योर M'/M, राइट। तो ये आ गया आपकी रिलेटिव रेशियो ऑफ योर B विद रिड्यूस्ड मास, ओके। यस मैम। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हाउ द आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन विल इफेक्ट द एनर्जी लेवल्स। वो एनर्जी लेवल्स को जो है वो किस तरह से अफेक्ट करती है। अब हमको पता है सिंपल जो कार्बन हमने लिया है कार्बन 12, उसमें क्या है, कार्बन 12 में जो एनर्जी की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 2B, 6B, 12B, 20B एंड 30B। उसी से हमने जब आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन की उसमें हमने ऊपर पढ़ा कि जो B की वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाती है, इसका मतलब वैल्यू क्या है आपके वहां पे B' है। तो जब आप देखो यहाँ पे 2B है और 2B',
टू बी डैश, सिक्स बी डैश। अब बी डैश की वैल्यू जो है वो बी से कम है, तो ऑब्वियसली जो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के केस में जो एनर्जी लेवल्स होंगे, उनकी जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो आपकी कार्बन 12 वाली एनर्जी वैल्यू से क्या होगी, कम होगी, कम होगी ना। यस मैम। ठीक है, क्योंकि आपकी बी डैश की वैल्यू क्या हो रही है, आपकी कम है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। तो इसीलिए जो एनर्जी लेवल्स आपके आइसोटोप के केस में बनेंगे, उनकी जो एनर्जी लेवल्स की वैल्यू होगी वो आपके विदाउट आइसोटोप वाले एनर्जी लेवल से क्या होगी, कम होगी। सो उनमें क्या होगा, एनर्जी गैप भी कम हो जाएगा, और जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी जो एनर्जी की वैल्यूज हैं वो भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो आपका स्पेक्ट्रा जो है वो इस तरह से जो है वो कुछ बनेगा। अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में फिर से देखें तो हॉरिजॉन्टली हमने इसको बनाया है। हॉरिजॉन्टली देखो, जो 2b जो ब्लू लाइंस है, दैट रिप्रेजेंट्स योर स्पेक्ट्रल लाइंस और एनर्जी लेवल्स ऑफ द कार्बन 12 monocarbon monoxide which contain your carbon 12 atom. Okay, and your red dash lines represents the energy levels for carbon monoxide which contain the carbon 13 isotope। तो हम देख सकते हैं कि जैसे हमने आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन की, उससे क्या होता है कि एनर्जी लेवल्स की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हमारे पास सिंपल सैंपल है, एक प्योर सैंपल है जिसमें कोई भी आइसोटोप नहीं है, तो हमारे पास सिंपल एक एक लाइन ही जो आएगी एक एनर्जी वैल्यू पे। सिंपल वी हैव द वन लाइन, इफ वी हैव द आइसोटोप they will absorb differently and we will get let it be on 2b, we will get the two lines having very less difference। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये वैल्यू जो है, ये जो गैप है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमको कैसे पता चलेगा हमारे पास आइसोटोप प्रेजेंट है कि नहीं है, तो वो इस तरह से हम स्पेक्ट्रा से हम बता सकते हैं। अगर स्पेक्ट्रा में वी हैव द सिंगल लाइन ऑन वन एनर्जी value, that means there is no isotope present. If we have such two lines present on the same energy level having very little difference between them, then we have the isotope present in that sample। Okay, got it? यस मैम। Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, फाइन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन रिजिड रोटर। ठीक है, मैं आपको नॉन रिजिड रोटर यहाँ पे पढ़ा भी रही हूँ। अब आपका एक और टॉपिक जो है वो बचता है, और एक आपका जो है वो नॉन रिजिड रोटर बचता है। तो आपका जो ऑलमोस्ट ये वाला चैप्टर है वो कंप्लीट है। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट वीक में भी मैं क्लासेस ना लूँ बिकॉज आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन। तो अगर मैंने वहां से क्लासेस ली तो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगी, अदरवाइज उससे नेक्स्ट वीक जो है वो हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे। अगर आपका माइनर टेस्ट होता है तो आपको फर्स्ट माइनर टेस्ट में आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ही जो है वो आएगा। और आप मैम थोड़ा न्यूमेरिकल्स बोले थे आपने, मैं दूंगी। बच्चा, मेरे को ना टाइम नहीं लगा, मैं थोड़ा देखूंगी न्यूमेरिकल्स आप मुझे क्वेश्चंस भेज देना किस टाइप के, हम सॉल्व खुद ही करेंगे, फिर जो नहीं आएगा हम आपको पूछ लेंगे। ओके फाइन, ठीक है। मैंने बोला था, कुछ बच्चे मुझे मिले थे एक दिन, वो डिपार्टमेंट आए थे 2-3 डेज बैक। उन्होंने मुझे वो कह रहे थे मैम बुक के लिए, तो मैंने उनको कहा था बैनविल की बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बैनविल की बुक में मिल जाएंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ होगा तो मैं आपको वो भेज दूंगी। ओके फाइन। थैंक यू मैम। मैम आज ही भेजना क्योंकि संडे भी है, फिर हम कर लेंगे। बच्चा, मैं ये नहीं कहती कि मैं आज ही भेज दूंगी, वो मैं देखूंगी, क्योंकि मेरे को पहले न्यूमेरिकल्स ढूंढने पड़ेंगे, वो सारा बना के आपको भेजना पड़ेगा। तो मैं आज की कोई गारंटी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरा भी ना एक संडे को एग्जाम है स्वयं का, तो इसीलिए मैं वो कर नहीं पाऊंगी। वो मैं आपको 2-3 दिन के बाद ही दे पाऊंगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके मैम। Yes, ma'am. Okay, ma'am. ओके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नॉन रिजिड रोटर। अब हमने जब रिजिड रोटर पढ़ा था, उसकी हमने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन जो ली थी वो ये थी कि जब रिजिड रोटर, जब दो एटम्स जो है व्हेन दे आर जॉइंड बाय एन बॉन्ड, जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती है।
ठीक है, तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती है, तो हम उसको एक आइडियल कंडीशन लेके मानते हैं। जनरली वो आइडियल कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि जब आपका मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो उसमें वाइब्रेशंस भी जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जैसे जैसे उसमें वाइब्रेशन होंगी तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी बॉन्ड में टू एंड फ्रो मोशन भी होगा ड्यूरिंग योर रोटेशन। इसका मतलब जब वो रोटेट कर रहा है तो कॉन्टिन्यूसली उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन में जो है वो होती है। टू एंड फ्रो मोशन में अगर वो होती है तो इसका मतलब क्या है कि वो बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज हो रही है। तो अब देखो अब क्या होगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो वो और फास्ट मूव करेगा। जब वो और ऊपर जाएगा वो और फास्ट, वो जितनी फास्ट वो मूव करता जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, उसकी बॉन्ड जो होगी वो इलोंगेट होती जाएगी। अब जो इलोंगेशन इन बॉन्ड लेंथ होगी वो किसकी वजह से होगी, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन की वजह से, या हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। क्योंकि कहीं पे भी जब आपका सर्कुलर मोशन होता है, जब रोटेशन है, रोटेशन इज योर सर्कुलर मोशन, कहीं पे भी आपका जब सर्कुलर मोशन होता है वहां पे आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, एंड दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, उन मॉलिक्यूल्स को अपार्ट मूव करती है, उनको आउटवर्ड मूव करती है। क्योंकि जब आप देखो, सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आप लड़कियां किकली डालती हैं, राइट? Yes, ma'am. किकली आप जब डालते हो, आप जब गोल गोल घूमते हो, आप बॉन्ड को कितना स्ट्रेच आता है ना, बाजू में स्ट्रेच आता है, आप कितनी कोशिश करते हो पकड़ने की, अगर एट द मोमेंट आप अगर हाथ छोड़ते हो आप क्या गिरोगे, बाहर की तरफ गिरोगे, Yes, यस ma'am. मैम, रोल से है ना, बाहर। है ना, है ना, बाहर की तरफ गिरोगे ना। यस मैम। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है, आपका एटम्स हैं, एटम्स जो एक बॉन्ड से जो है वो जुड़े हुए हैं, जब उसमें रोटेशनल मोशन हो रहा है और वाइब्रेशन मोशन भी हो रहा है तो उसकी वजह से वहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, उन एटम्स को दूर रखने की कोशिश करती है, उनको क्या करती है, उनको दैट ट्राई टू पुट दीज मॉलिक्यूल्स टू थ्रोन आउटसाइड। आउटसाइड थ्रोन, इसका मतलब उसकी कॉन्टिन्यूसली बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज हो रही है, और जितना फास्ट मोशन होगा उतनी ही बॉन्ड क्या होती जाएगी, आपकी इलोंगेशन हो जाएगी। अब बॉन्ड में क्या है, इसका मतलब आपकी बॉन्ड क्या होती है, इलास्टिक होती है। वहां पे हमने कंसीडर किया था आपकी बॉन्ड एक रिजिड है जो चेंज नहीं होती है, बट इन केस ऑफ नॉन रिजिड टोटल हम पढ़े तो इसका मतलब बॉन्ड क्या है, आपकी इलास्टिक है, जो कि ऑलवेज क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है। ओके, आपकी वो मूव कर रही है तो बॉन्ड क्या है, आपकी इलास्टिक है। अब देखो, बॉन्ड को खींचना और वापस उस खींच के लंबा करना तो इजी है, लेकिन वापस से वो उस पोजीशन में आए वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होगा, राइट? वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होगा। तो आपकी बॉन्ड क्या होती है, धीरे 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 जितना वो फास्टर मूव करता जाएगा बॉन्ड आपकी जो है वो, उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी। और ये जो विद मोशन उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है उसको हम बोलते हैं आपको सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन। ओके, ठीक है, ठीक है। मैं आपको एक स्पेक्ट्रा जो है वो बताती हूँ, ये है आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रल डाटा ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट कॉलम में आपका दिए हुए हैं एनर्जी लेवल्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट आपको दिया है डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव एनर्जी लाइंस दैट इज इक्वल्स टू योर 2b, राइट? है ना, यस मैम। Yes, है ma'am. ना, जो आपका लास्ट कॉलम है डेल्टा न्यू बार, दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्पेक्ट्रल लाइंस एंड दैट इज इक्वल्स योर 2b। अब देखो, जैसे जैसे J+1 फर्स्ट कॉलम, जैसे जैसे हायर एनर्जी की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, आप लास्ट कॉलम से देखो वैसे वैसे आपकी वैल्यू क्या हो रही है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, ये क्या हो रही है, आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, Yes, ये ma'am. वैल्यू क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक और देखो, ये है आपका रोटेशनल डाटा ऑफ योर हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। अब इसमें भी देखो आपका फर्स्ट जो है वो फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, देन डेल्टा न्यू जे दिया हुआ है, उसमें भी आप देखो क्या हो रही है, वो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मीन डिफरेंस ऐसे हमने पढ़ा था ना, रोटेशनल स्पेक्ट्रो रिजिड रोटर में हमने क्या पढ़ा कि जो the difference between two consecutive energy line is always equals to 2b। इसका मतलब वो क्या रहनी चाहिए, वो वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए, समझ रहे हो? यस मैम।
लेकिन यहाँ पे हम अगर हम इसका एक्चुअली में रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखें मॉलिक्यूल्स का, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, डेल्टा न्यू जे दैट इज इक्वल टू 2b, जो कि कांस्टेंट रहना चाहिए, वो कांस्टेंट नहीं है, वो क्या हो रही है, वो वैल्यू क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है ना, आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब आपकी b की वैल्यू भी क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है, b की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और इसका ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका बॉन्ड लेंथ है आर आपकी वैल्यू, ये देखो लास्ट कॉलम में आपकी क्या कर रही है, आपकी इंक्रीज कर रही है। 0.929 थी और आपकी क्या कहाँ पहुंच के वैल्यू आपकी 0.951। इसका मतलब जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज कर रही है या आपकी, वैसे वैसे आपकी बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है, आपकी देयर इज इलॉन्गेशन इन योर बॉन्ड लेंथ, राइट। यस मैम। समझ में आ गया आपको? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो आप सिंपल कह सकते हो, अब ये है ना डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू 2b, जो कि कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अगर वैल्यू जो है ये किसके इक्वल है, 2b के इक्वल है, 2b के इक्वल है, इसका मतलब आपकी b की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। b की वैल्यू क्या कर रही है, आपकी डिक्रीज कर रही है। अगर आपकी b की वैल्यू डिक्रीज कर रही है एंड योर b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, एंड मोमेंट ऑफ Yes, इनर्शिया किसके इक्वल है, म्यू आर स्क्वायर के इक्वल। अगर आपका बी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, आपका आर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम फॉर्मूले से भी देखें, यस मैम। Yes. समझ में आया सबको? ठीक है, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी हमें यही बता रहा है कि जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी जो डेल्टा न्यू बार, जो सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस, वो डिक्रीज हो रही है, विच रिप्रेजेंट योर थर्ड कॉलम में भी क्या बता रहा है, आपकी बी की वैल्यू क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है। अगर आपकी बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, विच इज योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। तो इसका सीधा पता चलता है कि आपकी जो आर की वैल्यू है वो क्या कर रही है, आपकी इंक्रीज कर रही है, आपकी बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। व्हेन योर मॉलिक्यूल्स मूव योर फास्टर एंड फास्टर, and when it goes to higher energy level it moves faster and faster, and its bond length goes on increasing and increasing. Okay, Yes. Amen. ठीक है, ये आपके आगे डाटा और एंड ये है हम, हाँ ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे। ठीक है, सो स्पेक्ट्रल डाटा से HF का जो, अगर हमने स्पेक्ट्रल डाटा देखा या कार्बन मोनोऑक्साइड का डाटा देखा, उसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग इन J वैल्यूज। ठीक है, सो इस टाइप की जो डिस्क्रिप्शन है, इस टाइप की डिस्क्रिप्शन को हमने स्टडी करने के लिए अप्रोक्सीमेशनली एक मॉडल लिया जिसको हम बोलते हैं नॉन रिजिड रोटर। ओके, ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि वो इलॉन्गेशन क्यों हो रही है, क्योंकि आपके वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो रोटर पे एक्ट करती है, जो उन मॉलिक्यूल्स को जो है वो दूर दूर रखने की कोशिश करती है। इट विल ट्राई टू मूव अपार्ट दोज एटम्स एंड थ्रोन आउटसाइड दोज एटम्स। ओके फाइन, तो Yes, अब देखो, इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ एट हायर J वैल्यू लेवल्स ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स results in decrease in B or rotational constant. We know moment of inertia, मैंने ये सारा लिखा हुआ है इसमें। moment of inertia is directly proportional to your R square. If R increases, your moment of inertia increases, then your B value भी क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। सो अगर आपकी B वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब जो गैप है वो आपका क्या होता जाएगा, स्मॉलर। योर गैप बिटवीन द एनर्जी लेवल इज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज योर J वैल्यू increases because your B is decreasing, right? Yes, ma'am. है ना, आपके एनर्जी लेवल्स में गैप क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि हमने देखा स्पेक्ट्रल डाटा से कि जो बी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है विद द इंक्रीजिंग J वैल्यूज। ठीक है, ये हम स्पेक्ट्रल डाटा से भी देख सकते हैं और आपके फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। सो इस टाइप की जो डिस्टॉर्शन है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन। ठीक है, और हम उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन इफेक्ट और सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। ठीक है, सो हम हम क्या कहते हैं कि जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपके बॉन्ड्स को क्या कर रही है, स्ट्रेच कर रही है। स्ट्रेच की वजह से आपके मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है। सो molecule जो है वो, that your molecule is not strictly rigid because bond length is increasing with increasing in J value। ठीक है, अब हमने जो फॉर्मूला नॉन रिजिड रोटर के लिए, सिंपल रिजिड रोटर के लिए आपने जो एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ा था
वो आपने पढ़ा था EJ is equal to BJJ plus 1, but for non-rigid reactor your energy expression will become equals to BJJ plus 1 minus DJJ plus 1 का whole square, where D is your centrifugal constant. Okay. यस अब ये मैम। सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट किसकी वजह से आया? आपकी सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन की वजह से आया है। ठीक है, सो अब ये इक्वेशन जो है वो कैसे डिराइव होती है वो हम जो है वो आगे जो है वो इसको निकालेंगे। वी विल जो है वी विल फाइंड आउट हाउ दिस इक्वेशन हैज बीन डिराइव्ड एंड वी विल कंसीडर द बाय यूजिंग योर क्लासिकल बिहेवियर से हम जो है उसको करेंगे। लेट हम सपोज कर लेते हैं M1 और M2 जो है वो रिजिड रोटर है। M1 M2 टू एटम्स हैं विच आर ज्वाइंड बाय योर बॉन्ड और वो रोटेट कर रहे हैं थ्रू सम एंगुलर वेलोसिटी विच इज योर ओमेगा। ओके फाइन, ठीक है। सो अब करते हैं लेट द डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो एंगुलर वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है, तो उन दोनों का पार्टिकल्स का जो रिड्यूस्ड मास होगा वो क्या होगा? एज्यूम कर लेते हैं वो म्यू है। अब हम एक और एजम्पशन करते हैं कि अगर मॉलिक्यूल रोटेट ही नहीं कर रहा तो उसका जो सेंटर ऑफ मास से इंटरन्यूक्लियर जो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है उस मॉलिक्यूल का, लेट इट बी R0, लेकिन जैसे जैसे वो रोटेशन करेगा उसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ मास से भी क्या होगा? उसका डिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो हम वो सपोज कर लेते हैं उसका जो डिस्टेंस है दैट इज योर R from the center of mass. So when there is no rotation, then distance is your R0 from center of mass. If your particle is rotating, then the distance from the center of mass of that particle is your R. Okay. ओके मैम। ठीक है, अब हम हमने जो है वो पढ़ा है कि जब मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट करता है रोटेट कर रहा है तो वहाँ पे वाइब्रेशन भी होती हैं, तो इसीलिए वाइब्रेशन की वजह से नॉन रिजिड अप्रोक्सीमेशन ये कहती है कि ड्यूरिंग मोशन तो उसका बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज हो रहा है। तो अब हम सेंटर ऑफ मास से एक्चुअली हमने उस रिजिड रोटर को जो है वो कंसीडर कर लिया है, एक ही मॉलिक्यूल है उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस R0 है, जब कोई रोटेशन नहीं है, when there is a rotation then its distance is R from the center of mass. So centrifugal force आपको पता है किसके इक्वल है? mv square upon r के इक्वल होती है, and your angular velocity is equals to your v upon r. So angular velocity जो है वो v upon r के इक्वल है, वहां से हम velocity का जो वैल्यू है velocity हो जाएगी ओमेगा r के इक्वल, और हम इसको centrifugal force वाली इक्वेशन में पुट करेंगे and your centrifugal force becomes equals to mu omega square r. ये सिंपल मैथमेटिक है। अब देखो आपने वो पढ़ा है व्हेन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन दोनों पार्टिकल को जो है वो मैंने बोला कि वो उनको मूव करती है सो दैट दे मूव अपार्ट आर थ्रोन आउटसाइड, तो उनको कोई फोर्स भी होगी जो ये चाहेगी कि वो बाहर की तरफ मूव ना करे, वो जिस पोजिशन में वो है वो रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। एंड योर रिस्टोरिंग फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय Fr which is equals to K into R0 minus K into R minus R0, where K is equal to force constant of the bond. Okay. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, so your centrifugal force is counterbalanced by your restoring force Fr. So your Fc is equals to Fr, your centrifugal force becomes equals to your restoring force Fr, right? यस मैम। ठीक है, सो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? म्यू ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू योर फोर्स कांस्टेंट इनटू आर माइनस आर नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम जब जो है वो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा जो है वो आर की वैल्यू निकल जाएगी, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? आर इज इक्वल्स टू के आर नॉट डिवाइडेड बाय के माइनस म्यू ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो अब देखो इस इक्वेशन से भी हमें क्या पता है, जैसे जैसे अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब मॉलिक्यूल आपका जितना फास्ट मूव करेगा एज इट मूव्स टू द हायर एनर्जी लेवल, आपकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। एंगुलर वेलोसिटी आपकी जब इंक्रीज होगी तो जो आपके डिनोमिनेटर की टर्म है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी।
ये जो Yes, आर ma'am. वाली इक्वेशन है ना, देखो अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपका मॉलिक्यूल जो है वो फास्टर मूव कर रहा है। मॉलिक्यूल जब आपका फास्टर मूव कर रहा है, व्हेन इट मूव्स टू द हायर एनर्जी लेवल, तो आपकी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। जब आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, देन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर डिनोमिनेटर, तो आपकी आर मतलब आपकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, फाइन। यस मैम। ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि टोटल एनर्जी जो किसी भी मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है, दैट इज इक्वल्स टू योर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 KR माइनस R0 स्क्वायर के इक्वल। जनरली योर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 1/2 KX स्क्वायर के इक्वल होती है, वेयर X इज योर डिस्प्लेसमेंट, वेयर X इज योर डिस्प्लेसमेंट। यस मैम। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट किसकी इक्वल हुई है, व्हेन देयर इज नो रोटेशन एंड व्हेन देयर इज रोटेशन, तो आपकी रोटेशन r माइनस आर नॉट के इक्वल हो जाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी r माइनस आर नॉट के इक्वल हो जाएगी। तो वही हम जो है वो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 KR माइनस आर नॉट का स्क्वायर। ओके, यस मैम। ठीक है। आज इतना ही पढ़ते हैं, कल करेंगे कंटिन्यू आगे। ओके, थोड़ा सा ही बचते, कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, ओके। Ma'am. अच्छा, आपकी अटेंडेंस भी तो लेनी है। यस मैम। ठीक है। आकांक्षा रैना, अलीशा गुप्ता, अमितोज, एनी जम्वाल, अश्वासिनी डोगरा, भारती शर्मा, गुरदीप कौर, गुरवंदना संग्राल, हिमांशी शर्मा, इरम, महक, कुंजस, लाफी चौधरी, मनीषा शर्मा, मुसर्र शमीम, नाजिया तबस्सुम, नेहा शर्मा, निहारिका, परमवीर सिंह, परसनजीत कौर, सकुल खारका, दिन समीक्षा, स्मृति, संजीव, शालू, शानू शर्मा, अदिति, शिवाली, शुभम शर्मा, सिमरन